Wishing all the participants of this webinar a very good afternoon. And today is the 17th of July 2020, and we are studying second schedule of the Income Tax Act. We are reading through the schedule and trying to understand the provisions. And we will begin with Rule 42. रूल 42(1) कहता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, वो बेचने वाली प्रॉपर्टी अगर उगता हुआ क्रॉप है या उगती हुई फसल है, तो उस क्रॉप का ये स्वभाव है कि उसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अभी स्टोर नहीं किया गया रहा। उसका स्वभाव है कि उसको स्टोर किया जा सकता है, ग्रोइंग क्रॉप है, और जब वो कटेगा तो उसके बाद उसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो स्टोर नहीं किया गया रहा है। तो जो सेल की तारीख है उस ग्रोइंग क्रॉप के लिए, वो इस प्रकार से फिक्स की जाएगी, शैल बी सो फिक्स्ड, जिससे कि टू एडमिट ऑफ द क्रॉप बीइंग मेड रेडी फॉर स्टोरिंग, जिससे कि उसके क्रॉप को तैयार किया जा सके स्टोर करने के लिए, बिफोर द अराइवल ऑफ सच डे, इसके पहले कि वो दिन आए बिक्री का, तो उस तारीख से पहले ही वो क्रॉप जो है वो स्टोर करने के लिए तैयार कर दिया गया हो, इस प्रकार से डेट सेट की जाएगी। और वो सेल तब तक नहीं होगी, द सेल शेड नॉट बी हेल्ड अंटिल द क्रॉप हैज बीन कट और गैदर्ड, जब तक कि वो क्रॉप काट नहीं लिया जाता, काट के एक जगह इकट्ठा नहीं कर लिया जाता, और स्टोर करने के लिए जब तक तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो सेल नहीं की जाएगी। तो ग्रोइंग क्रॉप के बारे में सेल तभी की जा सकती है जब वो काटने के बाद इकट्ठा करके सेल करने के लिए तैयार कर दिया गया हो। और 42(2) में कहा गया कि जब भी क्रॉप इस तरह का है जो कि स्टोर नहीं किया जा सकता है, तुरंत उसको ले जाना है, तो या अगर कच्चा बेचा जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। या तो क्रॉप इस तरह का है, या तो कच्चा बेचा जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, या इस तरह का है जो स्टोर ही नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कच्चा बेचा जाएगा, यानी जैसे हरा गेहूं, तो ऐसे कंडीशन में वो बेचा जा सकता है इसके पहले कि वो काटा जाए और इकट्ठा किया जाए। तो केवल ऐसा क्रॉप जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, वो काटने या गैदर करने से पहले बेचा जा सकता है, यदि वो इस प्रकार का क्रॉप है जो कि अगर कच्चा बेचा जाएगा, अनराइप बेचा जाएगा तो ज़्यादा फायदा है, या फिर वो स्टोर किया ही नहीं जा सकता, तो भी वो काटने या गैदर करने से पहले बेच दिया जाएगा। और परचेजर को ये हक होगा कि वो उस ज़मीन पे प्रवेश कर ले और वो सारी चीज़ें कर ले जिससे कि उसको क्रॉप को टेंड करना है, कट करना है या गैदर करना है, वो सारे काम परचेजर एंटाइटल्ड होगा लैंड पे एंटर करके करने के लिए। क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो परचेजर है उसको एग्रीकल्चर क्रॉप बेच रहा है टीआरओ या उसका ऑफिसर। अब जो डिफॉल्टर पार्टी है उसकी ज़मीन है, वो डिफॉल्टर पार्टी ये कह सकती है अरे मेरी ज़मीन में मत घुसो, मैं नहीं घुसने दूंगा अपनी ज़मीन। तो इसलिए उसको हक दिया जा रहा है परचेजर को कि उस ज़मीन में प्रवेश करके और क्रॉप का वो ध्यान रख सकता है। क्रॉप के सिलसिले में उसकी कटाई, गैदरिंग, टेंडिंग, उस पर ध्यान रखना। और टेंडिंग में मतलब कि वो मरे ना, जिंदा रहे, उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना, वो सारे कार्य परचेजर लैंड में प्रवेश करके कर सकता है। जैसे आपने ग्रोइंग क्रॉप बेच दिया, क्रॉप तो अभी ग्रो कर रहा है, तो और आपने ऐसी स्टेज में बेच दिया जो कि अभी कटाई हुई नहीं है, तो क्रॉप का ध्यान तो परचेजर रखेगा ना, वो दूसरा कोई तो रख नहीं सकता है।
तो इसलिए उसको लैंड में एंटर करने का भी यहाँ पे एंटाइटलमेंट दिया गया है। अब आते हैं सेल टू बी बाय ऑक्शन। सेल होगा कैसे? 43 द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक नीलामी से, जनता नीलामी के द्वारा, मोर लॉट्स, और प्रॉपर्टी के लॉट्स बनाए जाएंगे और एक एक लॉट एक एक बार में बेचा जाएगा। एज द ऑफिसर में कंसिडर एडवाइजेबल, जो भी ऑफिसर बेच रहा है वो जैसा एडवाइजेबल समझता है कि जो सब लोग एडवाइस करेंगे उसको करने के लिए, जो उपयुक्त है कह सकते हैं, उतने बड़े बड़े लॉट्स वो बनाएगा। And if the amount to be realized by sale is satisfied by the sale of a portion of the property, और जो राशि रियलाइज होनी है सेल के द्वारा वो प्रॉपर्टी के पोर्शन के सेल से अगर सेटिस्फाई हो जाती है, द सेल शैल बी इमीडिएटली स्टॉप, तो उस सेल को तुरंत रोक दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द रिमाइंडर ऑफ द लॉट्स। जो बाकी बचे हुए लॉट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में सेल को रोक दिया जाएगा यदि राशि पहले ही पूर्ण हो गई, संतुष्टिप्रद राशि प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे पब्लिक ऑक्शन की बात की जा रही है। ये जो सेल होगा मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये पब्लिक ऑक्शन से होगा। 44 रूल है कि जब पब्लिक ऑक्शन से सेल होता है तो उसके संबंध में ये 44 रूल है। वेयर मूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन, जहां मूवेबल प्रॉपर्टी को पब्लिक ऑक्शन से बेचा जाता है, द प्राइस ऑफ ईच लॉट शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल और एज सून आफ्टर as the officer holding the sale directs, and in default of payment the property shall both forthwith be resold। जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जाता है पब्लिक ऑक्शन से तो हर लॉट का जो प्राइस है वो सेल के समय ही पे कर दिया जाएगा, या जैसे ही जो भी ऑफिसर जो होल्ड कर रहे हैं सेल वो डायरेक्शन जो देते हैं कि इसको पे कर दो, तो उसके सून आफ्टर पे कर दिया जाएगा। ऑफिसर भी डायरेक्शन दे सकते हैं, कोई बड़े हुए टाइम का भी डायरेक्शन दे सकते हैं, चलो इतने टाइम बाद आप पे कर दो। और 44(2) में ये कहा जा रहा है कि ऑन द पेमेंट ऑफ द परचेज मनी, जब परचेज मनी का पेमेंट होगा तो ऑफिसर होल्डिंग द सेल शैल ग्रांट अ सर्टिफिकेट। हालांकि इसके पहले इसका जो आखिरी पार्ट है सेंटेंस का वो भी कवर कर लें कि 44(1) में कहा जा रहा है कि इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, अगर परचेजर उसका पेमेंट नहीं करता जैसे ऑफिसर ने कहा, या तुरंत सेल पे ही, सेल होने पे जैसी वो सेल अनाउंस होती है तो प्रॉपर्टी को दोबारा से फोर्थविथ यानी तुरंत ही उसको दोबारा रीसेल किया जाएगा। ऑन द पेमेंट ऑफ द परचेज मनी द ऑफिसर होल्डिंग द सेल शैल ग्रांट अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी परचेज्ड, the price paid and the name of the purchaser, and the sale shall become absolute। जब परचेज मनी पे हो जाएगा तो परचेज मनी के पे होने पे सेल अभी एब्सोल्यूट नहीं हुई है, सेल संपूर्ण नहीं हुई है। सेल संपूर्ण तब होगी परचेज मनी के पेमेंट होने पे जो ऑफिसर होल्ड कर रहा है सेल को वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा और उस सर्टिफिकेट में ही विल स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी परचेज, जो प्रॉपर्टी परचेज हुई थी उसको स्पेसिफाई करेगा और जो प्राइस पे किया गया था उसको स्पेसिफाई करेगा और परचेजर का नाम भी स्पेसिफाई करेगा, और उसके साथ ही सेल जो है संपूर्ण हो जाएगी। जब ये सर्टिफिकेट देगा ऑफिसर तब वो सेल संपूर्ण होगी। 44(3) where the movable property to be sold is a share in goods belonging to the defaulter and co-owner, and two or more persons of whom he is such co-owner, of whom one is such co-owner, respectively, bid the same sum for such property or for any lot, the bidding shall be deemed to be the bidding of the co-owner। जहां पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी बिकनी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक शेयर है गुड्स में,
एक शेयर ऐसे गुड्स में जो कि डिफॉल्टर को बिलोंग कर रहे हैं और वो उसके साथ एक को ओनर भी है। तो जहां पर भी ऐसे गुड्स हैं विच आर ओन्ड बाय डिफॉल्टर अलॉन्ग विद को ओनर और उसका एक शेयर बेचा जा रहा है जिसका ओनर डिफॉल्टर है और साथ में उसके एक को ओनर भी है और उसके रिस्पेक्ट में दो या उससे ज्यादा पर्सन्स ऑफ हुम वन इज सच को ओनर और जिनमें से एक को ओनर है। दो से ज़्यादा पर्सन्स अगर बिड करते हैं और दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स बिड करते हैं तो और उनमें से एक अगर को ओनर है, को ओनर है वो जो गुड्स का को ओनर, और वो रिस्पेक्टिवली बिड करते हैं एक ही राशि, टू और मोर पर्सन्स रिस्पेक्टिवली एक ही राशि को बिड करते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए और फॉर एनी लॉट या किसी भी लॉट के लिए उस प्रॉपर्टी के, तो जो बिडिंग है वो को ओनर की बिडिंग मानी जाएगी। बिडिंग शैल बी द डीम टू बी द बिडिंग ऑफ द को ओनर। जो भी बिड किया जा रहा है वो को ओनर की बिड मानी जाएगी। जैसे को ओनर ने बिड किया है, हालांकि को ओनर के साथ और भी एक पर्सन है या उससे ज़्यादा पर्सन हैं जो बिड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक ही बिड कर रहे हैं तो वो को ओनर की बिड मानी जाएगी और दूसरे पर्सन की बिड नहीं मानी जाएगी। और 45 में एक आ गया कि इरेगुलरिटी नॉट टू विशिएट द सेल बट एनी पर्सन इंजर्ड में सू। No irregularity in publishing or conducting the sale of a movable property shall vitiate the sale. कोई अगर इरेगुलरिटी हो जाती, कोई अनियमितता हो जाती है या तो सेल को पब्लिश करने में या उसको कंडक्ट करने में, वो सेल को निरस्त नहीं करेगा, सेल को विशिएट नहीं करेगा, सेल को दूषित नहीं करेगा। बट एनी पर्सन सस्टेनिंग सब्सटैंशियल इंजरी बाय रीजन ऑफ सच इरेगुलरिटी at the hand of any other person may institute a suit in a civil court against him for compensation, or if such other person is the purchaser, for the recovery of the specific property and for compensation in default of such recovery. सेल तो विशेष नहीं होती है किसी भी इरेगुलरिटी से। जो इरेगुलरिटी है तो पब्लिश करने में की गई है या सेल को कंडक्ट करने में की गई है, लेकिन कोई भी पर्सन जो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी इंजरी हो रही है, चोट पहुंच रही है जिसको, उस इरेगुलरिटी की, उस अनियमितता की वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से, तो वो व्यक्ति जिसको चोट पहुंच रही है वो एक सूट फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में उस दूसरे पर्सन के खिलाफ कॉम्पनसेशन के लिए, या फिर अगर वो जो दूसरा पर्सन है वो परचेजर ही है अगर, और उसकी वजह से दूसरे को इंजरी हो गई है, हार्म हो गया है इरेगुलरिटी की वजह से, यानी कोई इरेगुलरिटी हुई उसकी वजह से जो परचेजर है उसको सेल तो विशिएट नहीं हुई, उसका परचेज विशिएट नहीं हुआ, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो गया उस परचेजर की वजह से, फॉर द रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो वो व्यक्ति जो है वो कहेगा कि ये रेगुलरिटी की वजह से इनको मिल गया था, तो उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को मुझे दिया जाए रिकवर करके, और अगर वो रिकवरी नहीं हो तो मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए क्योंकि मेरा इतना भारी नुकसान हो गया है इस परचेजर की वजह से, जिसको प्रॉपर्टी अनियमितता की वजह से मिल गई है। अगर ये अनियमितता नहीं होती तो प्रॉपर्टी मुझे मिली होती और मुझे नहीं मिली, और अनियमितता के चलते मुझे नहीं मिली और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और मेरा जो नुकसान हुआ ये उस दूसरे व्यक्ति के हाथ से हुआ है, उस परचेज़र के हाथ से हुआ है, क्योंकि परचेज़र के हाथ की वजह से इसमें इरेगुलरिटी हो गई थी। तो जो सेल जो है वो तो विशेष नहीं होगी, लेकिन वो अपना सूट फाइल कर सकता है और सूट में अपना कॉम्पनसेशन मांग सकता है। उसके बाद तो एक मैं और इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 44(3) में जो बात कही गई है
कि जब हम कहते हैं कि अगर कोई शेयर ऑफ गुड्स हैं जो कि डिफॉल्टर किसी को ओनर के साथ ओन कर रहा है, अब वो जो को ओनर है वो सोचता है कि डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी बिक रही है तो मैं ही क्यों ना खरीद लूँ, डिफॉल्टर का शेयर बिक रहा है तो मैं ही क्यों ना खरीद लूँ। तो वो दो या उनसे ज़्यादा पर्सनस के साथ बिडिंग कर देता है। अब जब वो बिडिंग कर देता है, साथ मिलके नहीं करता, मतलब दो या ज़्यादा पर्सनस एक ही बिड कर देते हैं। यानी मान लीजिए कि तीन लोगों ने बिड किया, दो या उससे ज़्यादा, मान लीजिए दो ने एक बिड किया, उन दो में से एक था ओनर और एक जो है दूसरा व्यक्ति था, या एक ओनर है दो दूसरे व्यक्ति हैं, सब ने बिड एक ही प्राइस की कर दी। अगर सब ने बिड एक ही प्राइस की कर दी तो को ओनर को मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी। वो मान लिया जाएगा कि वो को ओनर की बिड है और को ओनर ले जाएगा उस शेयर को, क्योंकि को ओनर वैसे भी उस प्रॉपर्टी का पार्ट ओनर तो था ही। अब वो कोशिश कर रहा है कि उसको पूरी मिल जाए, क्योंकि डिफॉल्टर की तो बिकी रही है। तो को ओनर को लॉ भी प्रेफर करती है ऐसे कंडीशन। अब 45 सेक्शन के बाद आते हैं हम लोग 46 सेक्शन, negotiable instruments and shares in a corporation. Notwithstanding anything contained in this schedule, इस शेड्यूल में कुछ भी किया गया कहा गया हो उसको नजरअंदाज करते हुए, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, जहां पर बिकने वाली प्रॉपर्टी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी जिसको बेचा जा सकता है, जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल है का मतलब कोई कागज या कोई डीड, कोई पेपर जिस पे कोई प्रॉमिस लिखी हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, कोई डीड है, जिसको दूसरे को बेचा जा सकता हो, दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता हो, वो है नेगोशिएबल। अगर जो प्रॉपर्टी बिक रही है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी दी हुई है। अगर वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या कॉर्पोरेशन में शेयर है, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द सेल टू बी मेड बाय पब्लिक ऑक्शन, बजाय इसके कि उसको पब्लिक ऑक्शन में बेचे या डायरेक्शन दे बेचने का, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की सेल को एक ब्रोकर के थ्रू भी ऑथराइज कर सकता है। जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रोकर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड ब्रोकर्स हैं वो आसानी से उसको बेच पाएंगे और शायद उन्हीं को अधिकृत भी है उसको बेचना। तो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कोई लिस्टेड है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के थ्रू बेच दिया, तो ब्रोकर के थ्रू भी सेल ऐसे इंस्ट्रूमेंट का कराया जा सकता है। जैसे शेयर्स भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने जाए, या सिक्योरिटीज होती हैं जो नेगोशिएबल होती है। 47 में ये कहा गया है कि ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स टू द एसोसिएट ऑफिसर, वेयर द प्रॉपर्टी अटैच्ड इज करेंसी कॉइन और करेंसी नोट्स। जहां पे जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो करंट कॉइन है या करेंसी नोट है। करंट कॉइन यानी जो अभी कॉइन चल रहा है, या जो मतलब जो नोट करेंसी में है यानी जो चल रहा है। द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, करंट होना मतलब मौजूद होना, अभी जो चल रहा है, जो चालू हालत में है। तो अगर जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो कोई कॉइन है, सिक्का है, या कोई नोट है जो चालू नोट है या चालू सिक्का है, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द अटैचमेंट, जब भी जैसे जैसे अटैचमेंट कंटिन्यू करता है किसी भी वक्त, वो डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसे कॉइन्स जो हैं या जो ऐसे नोट्स हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, एंड द अमाउंट सो क्रेडिटेड शैल बी डेल्ट विद इन द मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 8। और जो भी अमाउंट क्रेडिट होगा वो रूल 8 के हिसाब से फिर उसको डील किया जाएगा। तो रूल 8 में देख लेते हैं कि किस तरह से वो डील किया जाएगा। रूल 8 में दिया हुआ है कि जो भी प्रोसीड्स आते हैं सेल करके, उसका कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो जैसे कि डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जब भी कोई
सर्टिफिकेट एग्जीक्यूट होता है तो उसके प्रोसीड्स आते हैं। जब भी जो एसेट्स रियलाइज होते हैं सेल से या सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन की वजह से, तो जो प्रोसीड्स हैं पहले उनको एडजस्ट किया जाएगा उस राशि से जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है, और एसेट्स के सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन के द्वारा जो एसेट्स रियलाइज किए गए हैं उस अमाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा जो कि ड्यू थी, जो सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है, और जिस अमाउंट के एग्जीक्यूशन में एसेट्स रियलाइज किए गए थे, और जो भी कॉस्ट इनकर की जाएगी उस एग्जीक्यूशन में सर्टिफिकेट के, यानी जो भी अटैचमेंट या सेल में जो राशि खर्च होती है वो भी, उसके अगेंस्ट भी वो राशि एडजस्ट कर ली जाएगी, और जो बाकी बची हुई राशि होगी वो अगर अमाउंट रिकवरेबल है एसएससी से एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये है कि जब राशि आ गई तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो वहाँ भी लिखा है कि अगर नोट्स आपको मिले हैं या कॉइन मिले हैं तो उनको इस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा कि जैसे रूल 8 में दिया हुआ, यानी पहले उसको टैक्स के अगेंस्ट और खर्चों के अगेंस्ट किया जाएगा, फिर किसी और डिमांड के अगेंस्ट किया जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 इज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि दूसरा मोड है, जो मोड्स दिए हुए सेक्शन 222 में, कि जिस तरह से टीआरओ जिन मोड्स को इस्तेमाल करके टैक्सेस की रिकवरी करता है। तो अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें पहले आ रहा है अटैचमेंट। 48 में कहा जा रहा है कि अटैचमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर शैल बी मेड बाय एन ऑर्डर। एक ऑर्डर करना होगा प्रोहिबिटिंग द डिफॉल्टर फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग द प्रॉपर्टी, जिस ऑर्डर के द्वारा ये प्रोहिबिट किया जाएगा कि जो डिफॉल्टर है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या चार्ज नहीं कर सकता, किसी भी तरह से किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई भी भार उस प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकता, यानी उसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं ले सकता, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता, तो कोई भी भार उस पर नहीं डाल सकता। और चार्ज वर्ड का मीनिंग के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखना होगा, तो वहां पर उसको डिफाइन भी किया गया। तो वो व्यक्ति जो है डिफॉल्टर जो है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा इस ऑर्डर के द्वारा कि आप प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफर करेंगे ना चार्ज करेंगे किसी भी प्रकार से इन एनी वे, और सारे पर्सन्स को प्रोहिबिट किया जाएगा कि कोई भी बेनिफिट उसमें से नहीं लेना है अंडर सच ट्रांसफर और चार्ज। यानी जिनको मिल भी रही है प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे, वो मिल भी आती है, तो उनको भी प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आप उससे कोई बेनिफिट नहीं उठाएंगे, और डिफॉल्टर को कहा जा रहा है आप इसको ट्रांसफर या चार्ज नहीं करेंगे। और 49 में कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर, और ये जो ऑर्डर इशू किया जा रहा है ये उसकी कॉपी डिफॉल्टर पर भी सर्व की जाएगी। और रूल 50 में कहा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट शैल बी प्रोक्लेम्ड एट सम प्लेस। जब भी अटैचमेंट होता है उसका प्रोक्लेमेशन होगा, और किसी जगह पे इसका प्रोक्लेमेशन करना होगा ऑन और एडजेसेंट टू द प्रॉपर्टी अटैच्ड, या तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाके करना होगा या उसके बगल में करना होगा, बाय बीट ऑफ ड्रम, ड्रम को बीट करके, या अदर कस्टमरी मोड, दूसरे जो रीति रिवाज के हिसाब से जो तरीके हैं उससे करना होगा। एंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी अफिक्स्ड ऑन ए कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और ऑर्डर की कॉपी को एक साफ दिखने वाले प्रॉपर्टी के पार्ट पे, उसके भाग पे चस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। एंड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ द टीआरओ, और एक कॉपी को टीआरओ के नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दिया जाएगा। तो दो जगह आ रही है, तो जहाँ प्रॉपर्टी है उसके पार्ट पे चिपकाना है, एफिक्स करना है, और एक कॉपी उसकी टीआरओ के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे भी एफिक्स करना है, और इसका प्रोक्लेमेशन भी करना है। ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। प्रोक्लेमेशन का भी पार्ट है, और सब लोगों को नोटिस देने के लिए कि ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई। 51 वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अटैच्ड अंडर दिस शेड्यूल, जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस शेड्यूल के तहत अटैच किया जाता है
The attachment shall relate back to and take effect from the date on which the notice to pay the arrears issued under this schedule was served upon the default. तो जो भी अटैचमेंट किया गया है, जहां पर भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इस शेड्यूल के तहत अटैच की जाती है, तो जो अटैचमेंट है वो रिलेट बैक करेगा, इट शैल रिलेट बैक टू, और अपना इफेक्ट लेगा उस तारीख से जिस तारीख में जो नोटिस है एरियर्स को पे करने का, विच इज इशूड अंडर दिस शेड्यूल, वॉज सर्व्ड अपॉन द डिफॉल्टर। जब वो नोटिस सर्व किया गया था डिफॉल्टर पे एरियर्स को पे करने के लिए, उस तारीख से अटैचमेंट इफेक्ट लेगा जब वो नोटिस दिया गया था एरियर्स को पे करने के लिए अंडर दिस शेड्यूल। हमने देखा था कि ऊपर उसको नोटिस दिया जाता है रूल 2 में। इसके बाद आते हैं अटैचमेंट के बाद सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कैसे होगी? Rule 52 says that the TRO may direct that any immovable property which has been attached or such portion thereof as may seem necessary to satisfy the certificate shall be sold. The TRO डायरेक्ट कर सकते हैं, TRO ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो अटैच कर ली गई है या उसका कोई ऐसा पोर्शन जो भी उनको ज़रूरी लगता है सर्टिफिकेट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सेल कर दिया जाएगा। या तो पूरा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, या उसका पार्ट सेल करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। तो पहले सबसे पहला पार्ट है कि टीआरओ जो है वो एक ऑर्डर करेंगे, वो एक डायरेक्शन इशू करेंगे, इसको जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको सेल करना या उसके पार्ट को सेल करना। Where any immovable property is ordered to be sold, the TRO shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of the district. जब भी प्रॉपर्टी को बेचा जाना है तो जो इंटेंशन है बेचने की, जो बेचने की मंशा है, उसका भी उद्घोषणा करनी है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर उद्घोषणा करवाएगा, shall cause a proclamation of the intended sale to be made. जो इंटेंडेड सेल है उसका प्रोक्लेमेशन टैक्स रिकवरी ऑफिसर करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज में ही, यानी जिले की भाषा में। और उसके बाद 53 है कंटेंट्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी ड्रॉन अप आफ्टर द नोटिस टू द डिफॉल्टर। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल है उसमें इंटेंशन सेल करने की बताई जा रही है सबको, जिससे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसमें भाग ले सकते हैं। और वैसे भी एक सूचना भी सबको मिल रही है कि एक डिफॉल्टर था, उसकी प्रॉपर्टी बिक रही है। तो एक तरह का वो उदाहरण के रूप में जो दूसरे लोगों के लिए काम करता है कि वो लोग भी टैक्स ना बचाएं या टैक्स की चोरी ना करें। कंटेंट्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेमेशन है वो ड्रॉप किया जाएगा। कब ड्रॉप किया जाएगा? जब नोटिस जो है डिफॉल्टर को दे दिया गया है। एंड शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, और उस प्रोक्लेमेशन में सेल का टाइम और प्लेस भी मेंशन किया जाएगा। एंड शैल स्पेसिफाई एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जितना भी उचित तरीके से, जितना सही तरीके से एक्यूरेटली भी जो संभव होगा उसमें लिखा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकनी है। एज फेयरली एंड एक्यूरेटली का मतलब है कि अगर 100% एक्यूरेसी नहीं भी हो तो उससे सेल विशिएट ना हो। कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकनी है, जो रेवेन्यू है जो असेस किया गया है उस प्रॉपर्टी पे या उसके पार्ट पे, जो अमाउंट है रिकवरी का ऑफ विच द सेल इज ऑर्डर, जिसकी रिकवरी के लिए सेल ऑर्डर की गई है, जो रिजर्व प्राइस है जिसके नीचे वो सेल नहीं होगी प्रॉपर्टी, और कोई भी और चीज़ जो कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर कंसिडर करते हैं जो ज़रूरी है, मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट है कि वो परचेजर को जानना चाहिए। मटेरियल फॉर ए परचेजर टू नो इन ऑर्डर टू जज द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जिससे परचेजर जज कर सके कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है,
उसके लिए जो भी और जानकारी टैक्स रिकवरी ऑफिसर कंसिडर करते हैं कि मटेरियल है, वो भी उसमें देना चाहिए। लोकल कई स्थानीय रीजंस हो सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेन रोड पर है या एयरपोर्ट के पास है। भाई, आप जैसे कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, अगर वो उसको ज़्यादा प्राइस चाहिए तो उसके तारीफ में बहुत सी चीज़ें कहेगा, तो वो सारी बातें भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर अपने प्रोक्लेमेशन में शामिल कर सकते हैं। अब प्रोक्लेमेशन किया कैसे जाएगा? तो प्रोक्लेमेशन करने से पहले प्रोक्लेमेशन करने के लिए रूल 54(1). Every proclamation for the sale of immovable property shall be made at some place on or near such property. ये प्रोक्लेमेशन किया जाएगा किसी ऐसी जगह जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर हो या उसके पास हो, और ये ड्रम को बीट करके या दूसरे कस्टमरी तरीके से किया जाएगा। एंड कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन शैल बी अफिक्स्ड, और प्रोक्लेमेशन की कॉपी चिपकाई जाएगी कंस्पिकुअस पार्ट पे प्रॉपर्टी के, एंड ऑल्सो अपॉन अ कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। यहाँ पे नोटिस बोर्ड नहीं लिखा, बस कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द ऑफिस, टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस के कंस्पिकुअस पार्ट पे लगाया जाएगा। जबकि जो अटैचमेंट का नोटिस है उसके बारे में कहा गया था कि नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाएगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर। उसके बाद 54(2) में कहा जा रहा है कि जहां भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर डायरेक्शन देते हैं तो ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है वो ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश किया जाएगा या लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा या दोनों जगह पब्लिश किया जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशन, और जो भी प्रकाशन की कॉस्ट होगी, शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ द सेल, वही उस सेल की कॉस्ट मान ली जाएगी। और 54(3) में कहा गया है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, जब प्रॉपर्टी को अलग अलग लॉट में बांट दिया गया है क्योंकि अलग अलग लॉट्स को अलग अलग बेचा जाना है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मेक अ सेपरेट प्रोक्लेमेशन फॉर ईच लॉट, तो हर लॉट की बिक्री के लिए अलग प्रोक्लेमेशन, अलग उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, अनलेस प्रॉपर नोटिस ऑफ द सेल कैनॉट इन द ओपिनियन ऑफ टीआरओ अदरवाइज बी गिवन, जब तक कि ऐसा ना हो कि टीआरओ का ये ओपिनियन है, टीआरओ का ये मत है कि प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर सूचना उस सेल की नहीं दी जा सकती जब तक कि हम अलग अलग प्रोक्लेमेशन अलग अलग लॉट का ना करें। अगर लॉट भी बड़े बड़े हैं तो टीआरओ ये का ओपिनियन ये हो सकता है और वो हर लॉट के लिए अलग अलग उद्घोषणा भी कर सकता है। वैसे भी टीआरओ चाहे तो जितनी चाहे उद्घोषणा करे, लेकिन यहाँ तो रूल जो है वो एक मिनिमम उद्घोषणा के बारे में बात कर रहा है, उससे ज़्यादा उद्घोषणा करने से कोई मनाही नहीं है टीआरओ। अब आते हैं टाइम ऑफ सेल पे। रूल 55, no sale of the immovable property under this schedule shall, without the consent of the defaulter, take place until after the expiration of at least 30 days, calculated from the date on which a copy of the proclamation of sale has been affixed on the property or in the office of the TRO, whichever is later. कोई भी immovable property की सेल इस शेड्यूल में बिना डिफॉल्टर के कंसेंट के, राइटिंग में जो कंसेंट होती है, बिना डिफॉल्टर के राइटिंग में कंसेंट के, हामी के बिना नहीं टेक प्लेस कर सकती, नहीं घटित की जा सकती जब तक कि 30 दिन नहीं निकल जाते हैं आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ एटलीस्ट 30 डेज, और 30 डेज का कैलकुलेशन होगा उस तारीख से जब प्रोक्लेमेशन की कॉपी जो थी वो या तो उस प्रॉपर्टी में चिपकाई गई थी या टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस में चिपकाई गई थी, जो भी बाद में है। तो अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस में बाद में चिपकाई जाती है तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए इससे ये होगा भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस में जल्दी से जल्दी चिपका दो, जिससे 30 डेज निकल जाएं, और 30 डेज निकलने के बाद फिर हम सेल कर लेंगे। जितना देरी होगी चिपकाने में टैक्स रिकवरी ऑफिसर के यहाँ या फिर प्रॉपर्टी में चिपकाने पे प्रोक्लेमेशन को, उतना ही समय ज़्यादा लग जाएगा सेल करने में। और
उसके पहले अगर सेल करना है आपको 30 दिन निकलने से पहले, तो राइटिंग में कंसेंट देना पड़ेगा डिफॉल्टर का, और अगर डिफॉल्टर कंसेंट देंगे तभी उसको सेल किया जा सकता है, उसके पहले। उसके बाद है सेल टू बी बाय ऑक्शन, और ये यहाँ 30 दिन का टाइम है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये समय 15 दिन का था। सेल टू बी बाय ऑक्शन 56, तो सेल शैल बी बाय पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक नीलामी के द्वारा सेल की जाएगी। हाईएस्ट बिडर को जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको दी जाएगी, एंड शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और जब टैक्स रिकवरी ऑफिसर जब तक कंफर्म नहीं करेंगे उस सेल को, तब तक वो पूरी नहीं होगी सेल। ये कहने का मतलब है, it shall be subject to confirmation by the tax recovery officer, provided that no sale under this rule shall be made if the amount bid by the highest bidder is less than the reserve price। अगर जो कोई बोली लगा रहा है वो रिजर्व प्राइस से कम की बोली लगा रहा है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रिजर्व प्राइस होता है, तो कोई सेल नहीं होगी इस रूल में। जो भी रिजर्व प्राइस स्पेसिफाई किया गया है रूल 53 के सीसी में, ऊपर हमने देखा था कि रिजर्व प्राइस को स्पेसिफाई किया जाना जरूरी है 53 के तहत। सीसी में बताया गया था 53 सीसी में कि रिजर्व प्राइस जो है प्रोक्लेमेशन में लिखा जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल इन डिफॉल्ट, 57(1) में कहा जा रहा है कि on every sale of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of 25% on the amount of his purchase money। हर इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल पर जो उस पर्सन को डिक्लेयर किया गया है कि वो है परचेजर, जिसको परचेजर घोषित कर दिया गया है, वो उस घोषणा के तुरंत बाद ही डिपॉजिट करेगा 25% राशि, जो भी परचेज मनी का अमाउंट था उसका परचेज मनी का अमाउंट का 25% वो डिपॉजिट करेगा उस ऑफिसर को जो सेल कंडक्ट कर रहा है। और अगर कोई डिफॉल्ट करता है ऐसे डिपॉजिट करने में, तो प्रॉपर्टी फिर से बेच दी जाएगी फोर्थविथ, यानी तुरंत ही। और 57(2) में कहा जा रहा है द फुल अमाउंट ऑफ परचेज मनी पेएबल शैल बी पेड बाय द परचेजर टू द टीआरओ। और जो पूरी राशि है परचेज मनी की, वो परचेजर टीआरओ को पे करेंगे 15वें दिन के भीतर, ऑन और बिफोर द 15th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी जो बाकी पैसा है 25% तुरंत देना है, 75% के लिए 15 दिन का समय यहाँ पे दे दिया गया है परचेजर को। और रूल 58 में कहा जा रहा है प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। 58 इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट विद इन द पीरियड मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग रूल। जब पेमेंट नहीं होता उस पीरियड के तहत जो कि प्रीसीडिंग रूल में है, जो भी समय है, जैसे 15 दिन का समय है, तो डिपॉजिट में इफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर थिंक्स फिट आफ्टर डिफरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल बी फॉरफीटेड टू द गवर्नमेंट। तो जो भी डिपॉजिट किया गया था, जैसे प्रॉपर्टी बेचने से पहले कोई डिपॉजिट मांगा जाता है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट विद इन द पीरियड मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग रूल, प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले जो रूल आया है यानी रूल 57, द डिपॉजिट may if the TRO thinks fit after deferring the expenses of the sale be forfeited। जो भी डिपॉजिट है वो फोरफिट कर लिया जाएगा उन खर्चों को, सेल के खर्चों को मीट करने के बाद उसी से, एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रिसोल्ड, और प्रॉपर्टी को फिर से बेच दिया जाएगा। एंड द डिफॉल्टिंग परचेजर शैल फॉरफिट ऑल क्लेम्स, और जो डिफॉल्टिंग परचेजर है वो अपने सारे दावों को खो देगा टू द प्रॉपर्टी और टू एनी पार्ट ऑफ द सम, उस प्रॉपर्टी के संबंध में अपने सारे दावे खो देगा और उस राशि के प्रति भी ये सारे दावे खो देगा, फॉर विच इट मे सब्सिक्वेंटली बी सोल्ड। बाद में जिस राशि के लिए भी वो बेची जाती है उस राशि के प्रति भी उसका कोई राइट नहीं होगा कि वो राशि दे के वो खरीद ले, क्योंकि उसने समय से पेमेंट नहीं किया। और 59 पे आते हैं, अथॉरिटी टू बिड। 59(1) says that where the sale of a property for which a reserve price has been specified under 53 CC has been postponed
for want of a bid of an amount not less than the such reserve price, it shall be lawful for an assessing officer, if so authorized by the principal CC or the CC or the PCID or CIT in his behalf, to bid for the property on behalf of the central government at any subsequent sale. जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल जो है जिसके लिए एक रिजर्व प्राइस फिक्स किया गया था, फॉर विच अ रिजर्व प्राइस हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 53C, और ये प्रॉपर्टी का जो सेल है वो पोस्टपोन कर दिया गया रहा है क्योंकि रिजर्व प्राइस की कोई बिड ही नहीं आई थी, फॉर वांट ऑफ ए बिड ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन द सच रिजर्व प्राइस, यानी रिजर्व प्राइस से कम की बिड ना हो, ऐसे सिचुएशन ना होने की वजह, यानी कि कोई भी बिड ऐसी नहीं थी जो रिजर्व प्राइस से ज़्यादा की हो, और उसकी वजह से अगर पोस्टपोन कर दिया गया सेल को, तो इट शैल बी लॉफुल, असेसिंग ऑफिसर के लिए लॉफुल होगा अगर उसको ऑथराइज किया जाए, उसके जो सीनियर कमिश्नर है, नबाब अधिकारी हैं, उसको अगर ऑथराइज करते हैं तो जो ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, वो बिड कर सकता है। वो असेसिंग ऑफिसर के लिए लॉफुल होगा कि वो बिड करे उस प्रॉपर्टी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किसी भी बाद में आने वाली सेल पे। जैसे कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्राइस नहीं मिल रहा, रिजर्व प्राइस नहीं आ रहा, तो ठीक है, सरकार जिस प्राइस से संतुष्ट है उस प्राइस नहीं आ रहा तो सरकार खुद ले ले वो प्रॉपर्टी, उतना पैसा दे। 59(2) All persons bidding at the sale shall be required to declare if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. जितने ही पर्सन्स हैं जो बिड कर रहे हैं ऐसे सेल पे, उनको ये उनके लिए जरूरी होगा कि वो घोषणा करें इफ दे आर बिडिंग ऑन देयर ओन बिहाफ, अगर वो अपने बिहाफ पे बिड कर रहे हैं या अपने प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे बिड कर रहे हैं, तो उनको ये घोषणा करना पड़ेगा कि मैं अपने बिहाफ पे बिड कर रहा हूं या फिर अपने किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसका मैं एजेंट हूं और एजेंट के रूप में बिड कर रहा हूं। इन द लैटर केस, जब वो एजेंट है और प्रिंसिपल के लिए बिड कर रहा है, दे शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट देयर अथॉरिटी, उनको अपना लेटर ऑफ अथॉरिटी या ऑथराइजेशन लेटर डिपॉजिट करना होगा। एंड इन डिफॉल्ट देयर बिड्स शैल बी रिजेक्टेड, और अगर वो इस पर डिफॉल्ट करते हैं यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं देते हैं तो उनके बिड्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद 59(3) में कहा गया कि where the assessing officer referred to in sub-rule 1 is declared to be the purchaser of the property, जहां पर वो असेसिंग ऑफिसर जिनको कि सब रूल 1 में रेफर किया जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है वो भी खरीद सकते हैं लॉफुली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जहां पर भी वो असेसिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि ये परचेजर हैं प्रॉपर्टी के किसी भी बाद वाली सेल में एट एनी सब्सिक्वेंट सेल, तो नथिंग कंटेन इन रूल 57 शैल अप्लाई टू द केस। रूल 57 में जो भी बात लिखी गई है वो उस केस में अप्लाई नहीं करेगा। एंड द अमाउंट ऑफ द परचेज प्राइस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, और जो भी अमाउंट परचेज प्राइस का था वो सर्टिफिकेट के प्राइस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। कि सरकार को अब पैसा देना उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के, तो सरकार ने एक तरह से डिफॉल्टर को पैसा दे दिया कि हमने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, और जो पैसा टीआरओ को दे दिया, और जो टीआरओ को पैसा मिला उससे टीआरओ ने डिमांड को एडजस्ट कर दिया जो सर्टिफिकेट में डिमांड लिखी थी। और उसके बाद आते हैं रूल 60 पे। रूल 60 ये कहता है कि एप्लीकेशन टू सेट असाइड द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन डिपॉजिट। 61 वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्टिफिकेट, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में सेल किया जाता है, सर्टिफिकेट यानी जो टीआरओ सर्टिफिकेट ड्रॉ करते हैं उसका एग्जीक्यूशन में किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, तो जो डिफॉल्टर है या कोई भी दूसरा जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है उस सेल से, मे एट एनी टाइम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल, सेल की डेट से 30 दिन के अंदर वो अप्लाई कर सकता है टीआरओ को कि वो सेल को सेटिसाइड कर दें, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। ऑन हिज डिपॉजिटिंग ए द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, जो भी राशि सेल के प्रोक्लेमेशन में स्पेसिफाइड थी वो राशि अगर वो डिपॉजिट करने को तैयार है
और उसके लिए एप्लीकेशन दे रहा है टीआरओ कि कि मैं ये राशि डिपॉजिट करता हूँ, आप सेट असाइड कर दीजिए सेल। The amount specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which the sale was ordered, जिसके रिकवरी के लिए सेल को ऑर्डर किया गया था, विथ इंटरेस्ट देयर ऑन, और उसके साथ इंटरेस्ट भी उस पर दे, एट द रेट ऑफ 1.14% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन टू द डेट व्हेन द डिपॉजिट इज मेड। प्रोक्लेमेशन की डेट से जब सेल प्रोक्लेम कर दी गई, सेल हो गई है कि सेल होनी है, इंटेंशन ऑफ सेल होता है प्रोक्लेमेशन में, वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कर देता है, तो उसके साथ इंटरेस्ट भी डिपॉजिट कर देता है प्रोक्लेमेशन से लेके डिपॉजिट की तारीख तक का 1.25% के रेट पे फॉर एवरी मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ। और उसके बाद एंड फॉर द पेमेंट टू द परचेजर एज पेनल्टी, और परचेजर को पेनल्टी के रूप में एक राशि अगर देता है जो कि 5% होगी परचेज मनी की, लेकिन 1 रुपये से कम नहीं होगी, तो इसके लिए भी वो अगर तैयार है तो वो कहेगा कि मैं ये 5% परचेज मनी का भी दे दूंगा। और 62 में कहा गया है, वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर रूल 61, अगर कोई पर्सन रूल 61 में एप्लीकेशन करता है कि सेल को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो for setting aside the sale of his immovable property, he shall not, unless he withdraws that application, be entitled to make or prosecute an application in the registry। तो जब तक कि अगर 61 में एप्लीकेशन कर रहा है तो वो इस रूल में एप्लीकेशन नहीं कर सकता। इस रूल में अगर एप्लीकेशन करनी है तो पहले 61 वाली एप्लीकेशन को उसको वापस लेना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा दैट एप्लीकेशन, और तभी वो एंटाइटल्ड होगा कि वो इस रूल के तहत अपनी एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट करवाए या उस पर क्रियान्वित करवाए या उसको करे। तो अब देखें 61 में जो एप्लीकेशन है वो किस बारे में है। तो 61 में जो एप्लीकेशन है वो है सेल को सेटिस्फाइड करने के लिए इस ग्राउंड पे कि नोटिस सर्व नहीं हुआ था या कोई इरेगुलरिटी हो गई, where the immovable property has been sold in execution of a certificate, such ITO as may be authorized by the commissioner and above officers in this behalf, the defaulter or any person whose interests are affected। कोई भी ऑथराइज ITO या जो डिफॉल्टर है या कोई पर्सन जिसका इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रहा है सेल से, इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त 30 डेज में डेट ऑफ सेल से अप्लाई कर सकता है टीआरओ को कि वो सेटिस्फाइड कर दें इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को, इस आधार पे कि नोटिस जो था वो सर्व नहीं किया गया था डिफॉल्टर के ऊपर एरियर्स को पे करने के लिए एज रिक्वायर्ड बाय दिस शेड्यूल, और ऑन द ग्राउंड ऑफ मटीरियल इरेगुलरिटी पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल, या इस ग्राउंड पे ख़त्म कर दें, सेटिस्फाइड कर दें कि सेल को पब्लिश करने में या कंडक्ट करने में कोई इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटी हो गई है, कोई महत्वपूर्ण अनियमितता हो गई है, कोई मटीरियल इरेगुलरिटी हो गई है, बशर्ते ये कि नो सेल शैल बी सेटिस्फाइड ऑन एनी सच ग्राउंड अनलेस द टीआरओ इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट हैज सस्टेन्ड सब्सटेंशियल इंजरी। सब्सटेंशियल इंजरी सस्टेन होनी चाहिए बाय रीजन ऑफ द नॉन सर्विस ऑफ द और द इरेगुलरिटी। अगर सब्सटेंशियल इंजरी नहीं है तब तक टीआरओ को ये सेल को सेटिस्फाइड नहीं करना, और बशर्ते an application made by a defaulter under this rule shall be disallowed unless the applicant deposits the amount recoverable from him in the execution of the certificate। और अगर एप्लीकेंट जो डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर तभी एप्लीकेशन कर सकता है जब वो सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में डिपॉजिट कर दे, ये है राशि उसको मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, डिमांड की राशि है, और तभी जो डिफॉल्टर की एप्लीकेशन जो है, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगी जब तक कि वो उस राशि को डिपॉजिट नहीं करता जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन है। तो विद दैट देयर इज वन मोर सेक्शन 62 जिसको हम कर लेंगे, उसके बाद दैट विल बी एंड ऑफ टुडेज आफ्टरनून लेक्चर। ये रूल है, वो कहता है रूल 62। रूल 62 ये कहता है कि एट एनी टाइम विद इन 30 डेज ऑफ सेल, सेल के 30 दिन के अंतर्गत द परचेजर में अप्लाई टू टीआरओ, परचेजर टीआरओ को अप्लाई कर सकता है
टू सेट असाइड द सेल, कि वो सेल को सेट असाइड कर दें, ऑन द ग्राउंड दैट द डिफॉल्टर हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड, कि डिफॉल्टर का कोई बिकने वाला इंटरेस्ट ही नहीं था उस प्रॉपर्टी में। जो प्रॉपर्टी आपने बेची है वो तो डिफॉल्टर की है ही नहीं, डिफॉल्टर का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें, तो इसलिए उसको सेट असाइड कर दिया जाए। ये परचेजर रिक्वेस्ट कर सकता है सेक्शन रूल 62 में। रूल 62 में परचेजर अप्लाई करेगा। रूल 61 में कोई भी आईटीओ जिसको ऑथराइज किया जाएगा, या कोई डिफॉल्टर या ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, वो अप्लाई कर सकता है इस ग्राउंड पे कि कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ, और या फिर इस ग्राउंड पे कि मटीरियल इरेगुलरिटी हो गई थी सेल को पब्लिश या कंडक्ट करने में। लेकिन ये जो 61 की एप्लीकेशन है ये तभी ग्राउंड हो सकती है जब सब्सटैंशियल इंजरी हुई हो नोटिस के सर्व ना होने से या उस अनियमितता की वजह से। और अगर डिफॉल्टर इस एप्लीकेशन को कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट की राशि भी जमा करनी है। और 60 में जो एप्लीकेशन की जा रही है वो की जा रही है जो डिफॉल्टर के द्वारा या कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है वो व्यक्ति 30 दिन में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो अप्लाई करता है तो वो ये कहेगा कि मैं सारी राशि पे करना चाहता हूँ जो सर्टिफिकेट में मेंशन थी, प्लस मैं 1/4 रेट पे इंटरेस्ट भी दूंगा डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन से, और उसके अलावा परचेज मनी का जो 5% है वो मैं परचेजर को भी पेनल्टी के रूप में दूंगा। तो इस सब के लिए तैयार है अगर वो एप्लीकेशन करता है। और अगर उसने कोई 61 की एप्लीकेशन की जिसको विड्रॉ करना पड़ेगा, यानी वो इरेगुलरिटी की बात नहीं कर सकता अगर वो कह रहा है कि मैं पे करूंगा और पेनल्टी भी दूंगा। इसलिए 61 की एप्लीकेशन वो विड्रॉ करेगा, उसके बाद ही 60 की एप्लीकेशन कर सकता है। और जहां पर भी कोई व्यक्ति एप्लीकेशन करता है तो वो एप्लीकेशन उसके द्वारा जब की जाएगी तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर वो अप्लाई करेगा, और टैक्स रिकवरी ऑफिसर उस पर डिसीजन ले सकता है कि ऐसा उसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टैक्स रिकवरी ऑफिसर बाध्य नहीं है, उसको एप्लीकेशन की जा रही है, बाध्य नहीं है। अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर सोचता है इससे ठीक रहेगा तो उसको सेटिस्फाइड कर देगा कि टैक्स हमें तो टैक्स आना चाहिए। और अगर उसको लगता है कि ये एप्लीकेशन फर्जी की जा रही है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है डिफॉल्टर का पे करने का फिर भी, तो फिर उसको नहीं भी स्वीकार करेगा, या वो कंडीशन लगा के स्वीकार करेगा पहले जमा करिए उसके बाद में सर्टिफिकेट दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 60, 61 और 62 सेट असाइड करने के बारे में। 63 से कंफर्मेशन ऑफ सेल कैसे होता है वो बात आएगी, उसके बाद सर्टिफिकेट सेल का होगा। तो अभी वी हैव 30 सेक्शंस टू गो, so maybe it will take another 2 classes, 2 webinars to complete it, but we are doing fine, and I think we are doing just fine, just well, and आप इसके साथ हमारा ये अभी का सेशन है ये समाप्त होता है।